एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई केमिकल इक्विलिब्रियम का हम लेके आ चुके हैं लेक्चर नंबर 7। मतलब सर इससे पहले हमने 6 लेक्चर कर चुके हैं और 6वें लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। और इस लेक्चर में बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई, जिसका नाम है वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। भाई ये दो चीजें होती है जो मोस्टली आती है हमारे एग्जाम में, या तो वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म पूछता है या वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर पूछता है। तो वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म हम इससे पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जो लेक्चर नंबर 6 था हमारा, और इसमें हम करने वाले हैं वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे ना भाई तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को बेसिक से लेकर अपर लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद मुझे लगता है शायद 1-2 लेक्चर ही और बचा है, ये वाली यूनिट हमारी कंप्लीट होने वाली है ना। तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं भाई वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। नहीं करते हैं टाइम वेस्ट, कोई बात नहीं, अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर जो होता है वो क्या बताता है भाई? वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर बताता है रिलेशन। सर क्या बताता है हमारा? ये बताता है रिलेशन। रिलेशन सर किस में रिलेशन बताता है? रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केपी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर at constant pressure। भाई ये जो वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर होता है ये बताता है आपको, रिलेशन बताता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और टेम्परेचर के बीच एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई प्रेशर को आपको कांस्टेंट करना है तो वहां पर देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या फिर घटेगा। सर उसका जो रिलेशन होता है वो बताता हमारा वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमारा बताने वाला क्या है। सर अगर इसको आप निकालना चाहो, किसको निकालना चाहो भाई? वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर को अगर आपको निकालना है तो आपको वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म में मैंने आपको एक इक्वेशन निकलवाई थी, अगर आपको याद हो तो। भाई याद होना जरूरी है, क्योंकि हमने जो निकलवा चुके हैं हम तो उसको पता तो होना चाहिए ना क्या निकलवाया था। तो वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, यहां से लिखेंगे विनो क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं सर एक चीज, डेल्टा जी नॉट बराबर हमने पढ़ा था क्या? माइनस RT/ln KP। भाई पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सही से बता दो। पढ़ा था। ये वाली इक्वेशन हम पिछले लेक्चर में बिल्कुल ड्राइव कर चुके थे, पूरा का पूरा डेरिवेशन कर चुके थे। ये वाली कहां से आई थी ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। कौन सी इक्वेशन भाई? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस RT/ln KP। ये क्या होता है डेल्टा जी नॉट? सर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होती है, ये आपको पता है भाई, है ना। तो अब एक काम करना है, अब हमें इसी वाली इक्वेशन से हम वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर को कंप्लीट करने वाले हैं। चलो एक नया पेज ले लेते हैं जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां पर हम करते हैं भाई, सबसे पहले लिखते हैं विनो। भाई हमको पता है, क्या पता है? अभी जो पता चला था, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस RT/ln KP। ln क्या भाई? नेचुरल लॉग है। भाई इसको ना आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने पहली इक्वेशन इसको बना लिया और हमें इसके बारे में पता भी है। अब भाई इसको करना क्या है? आपको करना क्या है भाई? इसका करना भाई सबसे पहले डिफरेंशिएट। क्या करेंगे इसका? डिफरेंशिएशन। तो हम इसको करेंगे भाई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। भाई इसको टेम्परेचर के साथ क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर भाई काय को? क्योंकि हमको केपी का रिलेशन निकालना है ना, किसके साथ भाई? टेम्परेचर के साथ, कांस्टेंट प्रेशर पर। इसलिए मैंने क्या किया, जो हमारी गिब्स एनर्जी थी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला था, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सर अगर ऐसा है तो इसको लिखेंगे कैसे? भाई देखो ऐसे लिखेंगे, जिनको डिफरेंशिएशन आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करते चले जाइए। बहुत आसान तरीका है भाई, बहुत आसान तरीका है। आपको कुछ नहीं करना, आपको लेना डेल्टा जी नॉट। भाई इसी को तो डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल करना है। सर जिसको डिफरेंशिएट करना है उसके आगे लगा दीजिए टी। किसके रेस्पेक्ट करना है? टेम्परेचर के, तो डिवाइड बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको कांस्टेंट प्रेशर इस तरह से हम लगा दें, d डेल्टा जी नॉट अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू
अब एक चीज देखिए भाई, जब यहां पर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो याद रखना, मैंने आपको पिछले वाले उसमें भी बताया था, जैसे हमारे पास पीवी था, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमने क्या कहा था, एक को कांस्टेंट कर लो, पी को कांस्टेंट किया तो वी को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस वी को कांस्टेंट किया तो हमने पी को डिफरेंशिएट कर दिया। ऐसे तो किया था, जब दो हमारे फंक्शन होते हैं तो एक को कांस्टेंट कर दीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर दूसरे को कांस्टेंट करके पहले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। भाई मुझे वही करना है, तो ध्यान से समझ लेना, इसमें दो हमारे कौन कौन से आपके कांस्टेंट है। भाई आर तो आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हमेशा डिफरेंशिएशन से पहले ले लो, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। यहां पर फंक्शन हमारे दो हैं, एक है टी और दूसरा है एल एन के पी। इन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, यहां से माइनस आर। एक काम करो भाई, क्या करो, मैं इस वक्त पी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एल एन के पी को क्या करूंगा, मैं कांस्टेंट ले लूंगा, बाहर ले लूंगा, तो मैं माइनस आर एल एन के पी इसको ले लिया मैंने बाहर, बचा कौन, टी। टी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट करना भैया, टी के रेस्पेक्ट में करना, भाई टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब इसके बाद प्लस करेंगे, भाई माइनस है तो फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या करना है, इस बार आपको, पहले हमने एल एन के पी को कांस्टेंट किया था, टी को डिफरेंशिएट किया, इस बार आप टी को कांस्टेंट करके एल एन के पी को कर दीजिए, तो माइनस आर तो जैसा वैसा का वैसा रहेगा, टी कांस्टेंट कर दिया, इस बार डिफरेंशिएट करना है आपको एल एन के पी को, तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसके आगे डी लगा दीजिए, तो डी एल एन के पी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भैया, डी टी, डी टी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको एक काम करना भी, अब आपको क्या काम करना है, क्योंकि हमको इसको आसान बनाना है, आसान बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया टी के साथ। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई टी, टी से मल्टीप्लाई कर दो। भाई कहां करना है टी से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन में करना है, पूरे इक्वेशन में हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, भाई इसमें टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी, यहां बचेगा डी डेल्टा जी नॉट अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है सर, बराबर माइनस आर, इसमें टी से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आर टी, और यहां पर हो जाएगा एल एन के पी। भाई डी टी अपॉन डी टी वन हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए, ये वन हो गया, फिर बचेगा हमारा माइनस आर टी, टी पहले से था, एक और टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारा डी एल एन के पी, डी एल एन के पी अपॉन डी टी। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ, भाई कुछ नहीं किया मैंने, टी से मल्टीप्लाई किया है, इस वाले में टी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर टी से मल्टीप्लाई करेंगे आर टी हो गया, यहां टी से मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर हो गया, फुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, और वो क्या चीज दिखाई दे रही है, देखिए यहां पर अगर मैं इसको देखूं माइनस आर टी एल एन के पी, माइनस आर टी एल एन के पी, माइनस आर टी एल एन के पी क्या होता है भाई, डेल्टा जी नॉट होता है, होता नहीं होता है, तो क्या मैं इसकी जगह डेल्टा जी नॉट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, मैं यहां पर कर सकता हूं भाई, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हमें पता है डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस आर टी एल एन के पी, ये होता है, बिल्कुल होता है। सर अगर ये होता है तो इसकी वैल्यू की जगह, इस वैल्यू की जगह मैं रख सकता हूं डेल्टा जी नॉट, रख दीजिए सर, रख दीजिए यहां पर डेल्टा जी नॉट रख दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा हमारा टी, और यहां हो जाएगा डी डेल्टा जी नॉट अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बराबर कितना हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा जी नॉट, ठीक है, डेल्टा जी नॉट हो गया इसकी जगह, ठीक है, माइनस माइनस बचेगा हमारा आर टी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा डी एल एन के पी अपॉन डी टी। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी भाई, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं एक इक्वेशन, इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2। भाई दोबारा से सुन लो, हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, हमने लिया था डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के पी होता है, ठीक है सर, हमने इसको डिफरेंशिएट किया दोनों टर्म को, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, कांस्टेंट प्रेशर पर हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, इन दोनों में से एक को कांस्टेंट करके दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को कांस्टेंट करके पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, इस तरह से डिफरेंशिएशन किया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, सब में टी से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ये वैल्यू, तो ये वाला जो टर्म था मेरा, यही वाला टर्म आ गया, तो इसको मैंने डेल्टा जी नॉट मान लिया है, बस इतना ही किया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब एक काम करते हैं, ये हमारी इक्वेशन सेकंड मान ली है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगले पेज पे आ जाओ जरा,
चलो इसको दोबारा लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, प्रॉब्लम ना हो बस। तो ये हमारा क्या लिखा था अभी हमने, टी डी डेल्टा जी नॉट अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, भाई यही लिया था, समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से। इसके बाद हमारा है डेल्टा जी नॉट, फिर क्या है भाई, डेल्टा जी नॉट के बाद में क्या है माइनस आर टी स्क्वायर, फिर हमारा माइनस आर टी स्क्वायर, फिर क्या है भाई, फिर है हमारा इसके बाद डी एल एन के पी अपॉन डी टी, फिर है हमारा डी एल एन के पी अपॉन डी टी, ठीक है ना, ये है हमारा भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है सर निकाल लीजिए, यहां से मैं निकालता हूं या फिर मत निकालो, इसी को इक्वेशन हमने क्या माना था, 2 माना था, इसको एक बार फिर से मान लेते हैं, यहीं पर बराबर मैं बता देता हूं, उसी वाले पेज से उठा लिया है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब एक अलग, इसको यही रहने दो, अब हम एक दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, हमारी 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो बॉन्ड ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, यहां से हमने डेल्टा जी नॉट से जो फॉर्मूला लिया वहां से यहां तक सॉल्व कर लिया, इसके बाद फिर आप दूसरी इक्वेशन पे आओगे, और वो दूसरी इक्वेशन का नाम है हमारा, भाई दूसरी इक्वेशन का नाम क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। आपने नाम भाई इसका सुना होगा, ये क्लास 11th में भी होता है ना, आपका ग्रेजुएशन में अभी आएगा, अभी आया नहीं है, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स के सारे टॉपिक है हमारे, जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं उनका एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर चल रहा है ना। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, जिसका नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो भाई अभी सुन लेना। वो इक्वेशन में डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, वो इक्वेशन हमारी होती है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। भाई ये वाली इक्वेशन होती है हमारी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। भाई ये इसको हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगर मैं यहां पर स्टैंडर्डाइज कर दूं, अगर मैं यहां पर क्या बोलूं स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो हमारा अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो डेल्टा जी की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, बिल्कुल सही। डेल्टा एच की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट हो जाएगा, प्लस टी, उसके बाद क्या हो जाएगा, डी डेल्टा जी की जगह हो जाएगा डेल्टा जी नॉट अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। भाई अंतर इतना है, अंतर क्या है भाई, अंतर ये है कि ये किसी भी कंडीशन पर हो सकता है, ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये कौन सी भाई, यहां लिख सकते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है भाई आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कर दिया स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड कर देंगे तो हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आ जाएगी ये। अब आपको एक काम करना है, अब आपको क्या करना है भाई, आप एक काम ये कर सकते हैं, क्या तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले टर्म की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालना सर, निकालिए, चलिए एक काम करते हैं, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो टी और क्या है डी डेल्टा जी नॉट अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही है ना, बिल्कुल सही है सर। बराबर एक चीज देखो, इसके बराबर कौन है, डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट है, और ये क्या है डेल्टा एच नॉट। अब डेल्टा एच नॉट इधर तो प्लस का है, अब इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, मतलब ये पक्षांतर होने के बाद डेल्टा एच क्या इसमें पहुंच जाएगा हमारा माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा टी इज इक्वल सॉरी टी डी डेल्टा जी नॉट अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट। बस भाई इतना ही करना हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। दोबारा से सुन लीजिए हमने क्या कहा, भाई गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमने ली, बिल्कुल ली सर, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ली, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये हमारी किसी भी कंडीशन पर हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ये हमारी स्टैंडर्ड पर। बस अंतर इतना है कि हमें केवल नोट लगाना है, इसके आगे कुछ नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो नोट लगाने के बाद ये वाली इक्वेशन आ गई। अब एक काम करो भाई, इसकी वैल्यू यहां पर क्या हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इस वाली वैल्यू को उठाकर रख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड में। भाई इक्वेशन नंबर सेकंड मेरे को दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है सर। इसी इक्वेशन में आपको रखनी है इसकी वैल्यू। चलिए रखते हैं, चलिए रखते हैं भाई। एक बार देखो यहां पर क्या टी डी डेल्टा जी नॉट अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो इसकी वैल्यू डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट है। बिल्कुल सर, इस वैल्यू को यहां रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, तो रख दीजिए। तो हम क्या रख देंगे यहां पर, डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट बराबर, देखिए भाई
इसकी वैल्यू को उठाकर मैंने यहां रख दिया। अब क्या है इसके बराबर, डेल्टा जी नोट माइनस आर टी स्क्वायर रख दीजिए भाई, ये हो जाएगा डेल्टा जी नोट माइनस आर टी स्क्वायर। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद है डी एल एन के पी अपॉन डी टी, कर दीजिए भाई डी एल एन के पी अपॉन डी टी, ठीक है ना। ये कांस्टेंट प्रेशर पर ही चलेगा, आपको पता होना चाहिए। अब यहां से एक चीज देखने को मिलेगी आपको, क्या देखने को मिलेगा सर, डेल्टा जी नोट से मैं डेल्टा जी नोट को कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। माइनस से मैं माइनस को कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई। यहां से फिर बचा क्या, यहां से बचा क्या, यहां से बचा डेल्टा एच नोट, ठीक है, बराबर यहां से बचा आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी अपॉन डी टी। भाई अभी आर टी स्क्वायर या मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर बराबर डी एल एन के पी अपॉन डी टी। भाई यही है हमारा वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर, यही है हमारा वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से कर सकते हो क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, बात है कि आप इसको कहीं कहीं बुक्स में ऐसा लिखा होगा डी एल एन के पी अपॉन डी टी बराबर किसके हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। दिस इज वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर, क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। भाई इसी को हम क्या कहते हैं, वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर कहते हैं। उम्मीद करता हूं इतना डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। लेकिन सर एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं, मेरा टेम्परेचर पहले T1 था, बाद में हो गया T2, तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो फर्क पड़ेगा ना। मान लीजिए पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था, Kp1, बाद में हो गया Kp2, तो इस पे हम इस तरह की इक्वेशन के लिए रिलेशन कैसे करना पड़ेगा भाई। अगर ऐसा करना है तो सीधी सीधी बात है, जो इक्वेशन आपको डिफरेंशिएट इक्वेशन है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, रिलेशन निकल आएगा। अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो इधर देख लीजिए करना क्या है। हमने कहा मान लीजिए इफ टेम्परेचर इज T1 then the equilibrium constant is Kp1, if temperature is T2 equilibrium constant become Kp2। भाई जब टेम्परेचर T1 था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 होगा, जब टेम्परेचर T2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp2 होगा। तो इसको हम कैसे रिलेशन यहां से निकालेंगे, तो देखिए भाई हमने निकाला है ये क्या है हमारा डी एल एन के पी अपॉन डी टी बराबर डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं हम इधर, लिखो भाई, हमने बोला था भाई हमारा जो वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर है वो है डी एल एन के पी अपॉन डी टी बराबर डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर, यही है ना। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो सेम टर्म को सेम साइड ले जाइए, और हमारा क्या करना, जिसका भी डी है उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। डी लगा हुआ हमारा एल एन के पी के आगे, डी लगा हुआ हमारा टी पी डी टी के आगे, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन होना है। डी टी को ले जाएंगे इधर क्योंकि इधर टी पहले से है ताकि सेम टर्म आ जाए, तो यहां बचेगा हमारा डी एल एन के पी बराबर डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, ये हमारा कांस्टेंट आगे ले लिया। यहां पर क्या बचा हमारा 1 अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी टी इधर पहुंच गया तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर, फिर से लिख देता हूं, इसको लिख सकते हैं डी टी अपॉन टी स्क्वायर। सही, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो यहां लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई इंटीग्रेशन का साइन आपको पता होगा, क्या करना है पहले तो लिख लीजिए, किसका करना है, डी एल एन के पी बराबर डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, यहां करना है डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हमको पता होता है इस तरह से होता है, इसका इंटीग्रेशन का साइन हमें इस तरह से होता है। और इंटीग्रेशन करना मैंने बताया दो तरह से कर सकते हैं भाई, दो तरह से कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट दे रखी है तो लिमिट लगा लीजिए, और नहीं दे रखी है तो बिना लिमिट के डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो यहां पर तो हमें लिमिट पता है भाई, यहां पर हमें लिमिट पता है। कैसे पता है सर, अगर मैं बात करूं केपी की लिमिट क्या है, पहले केपी था हमारा Kp1, बाद में हो गया Kp2, तो सर इसकी लिमिट हो जाएगी Kp1 से Kp2, ठीक है।
KP1 से KP2, KP1 से KP2 लिमिट हो गई। सर टेम्परेचर की लिमिट क्या है, पहले T1 था बाद में T2 हो गया, टेम्परेचर की लिमिट है T1 से लेकर T2 तक, बस रख दीजिए भैया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो अब यहां पर ध्यान से सुन लेना कि इंटीग्रेशन हमारा होता कैसे, इस वाले टर्म का, है ना। जिसको आता है उसको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं, और जिसको नहीं आता उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई देखो यहां से dln/kp का इंटीग्रेशन हमारा केवल क्या आएगा, हमारा ln/kp आता है। क्या आता है भाई, ये आता है हमारे पास ln/kp। इसकी लिमिट कहां से कहां तक है भाई, KP1 से लेकर KP2 तक। जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है, वैसे dln/kp का हमारा ln/kp आ जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा बाहर है, ले लीजिए क्या है हमारा, डेल्टा H0 अपॉन R। यहां पर क्या है हमारा, यहां पर हमारा 1/t²। मैं आपको अलग करके दिखा देता हूं। देखो भाई आपने इंटीग्रेशन सुना होगा, अगर x की पावर n dx, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हमारा आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आता है भाई। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये मैथमेटिक्स वालों को अच्छे से पता होता है भाई कैसे होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक बार जान लेते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं होगी, आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा लिखना क्या है, आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर जिसको निकालना है भाई वो देख सकता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 1/t² dt है, इसका इंटीग्रेशन मेरे को निकालना है, तो 1/t² को अगर मैं t की पावर 2 है इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये t की पावर -2 dt। इसी का तो इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल करना है। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से करना है x क्या हमारा t है, तो यहां से हो जाएगा t की पावर n+1, n की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा -2+1 डिवाइड बाई -2+1। भाई n+1 डिवाइड बाई n+1 है, तो यहां पर क्या करना है, इसकी n की वैल्यू है -2, तो -2+1 डिवाइड बाई -2+1। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा -2+1 से कितना बचेगा, -1, यानी टेम्परेचर इनवर्स हो जाएगा। 2 में से गया तो फिर भी -1 बचेगा, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की। तो यहां से करेंगे माइनस, टी को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/t। कहने का मतलब ये है 1/t² का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, 1/t आएगा, माइनस का 1/t आएगा। तो बस वही यहां पर हमें वही करना है। यहां पर जो 1/t² का जो आएगा इंटीग्रेशन वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा -1/t। इसकी लिमिट हमें पता नहीं कहां से कहां तक है, T1 से लेकर T2 तक है। और लिमिट पुट करना हमने पहले से सीखा है, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को कर दो माइनस। क्या करेंगे सर, ln/kp की जगह एक बार रख दो ऊपर वाली लिमिट, तो क्या हो जाएगा KP2, फिर माइनस करेंगे नीचे वाली लिमिट को KP1, बस हो गया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा H0 अपॉन R। अब यहां पर वही कहानी करनी है भाई, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को माइनस करो। यहां पर है माइनस, ऊपर वाले क्या रखना है T2, तो 1/T2। ठीक है, फिर माइनस आएगा, ये माइनस पहले से है भाई, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया, माइनस लगा दिया। अब इसमें ये पहले से इसमें टर्म में माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 1/T1। सर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। अब एक चीज आपने सुनी होगी, लॉग वाले टर्म में क्या करते हैं, log a माइनस log b है, तो हम कैसे लिखते हैं, log a अपॉन b। तो इसको क्या लिख देंगे भाई, इसको लिख देंगे डायरेक्ट ln/kp2 डिवाइड बाई kp1। ठीक है सर, बराबर यहां से क्या आ गया, डेल्टा H0 अपॉन R। यहां पर क्या बचेगा, देखो ये तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 1/t प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं 1/t1 माइनस 1/t2। सर ये हो जाएगी हमारी फाइनल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। भाई ln को आप log में भी चेंज कर सकते हो, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। अगर आपको पता भाई, क्या पता भाई, ln बराबर कितना होता है 2.303 log बेस 10 होता है, यही तो होता है। अगर मैं इस ln को चेंज करना चाहूं log बेस 10 kp2 अपॉन kp1 ये लिखना चाहूंगा, तो इसके आगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 2.303 से। उस मल्टीप्लाई को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा H0 अपॉन 2.303, यहां हो जाएगा R, यहां से बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। ये हो जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। तो यहां पर लिखेंगे
this is integrated equation of want of reaction आइसोकोर। आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन समझ में आया होगा। भाई हमने यहां पर 2 इक्वेशन निकाली हैं। ये जो इक्वेशन थी ये भी हमारी वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर है और ये वाली रिएक्शन भी, ये भी वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर है। ये जो हमारी इक्वेशन है भाई कौन सी वाली, ये हमारी वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर आपकी डिफरेंशियल फॉर्म में है और ये वाली वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर आपकी इंटीग्रल फॉर्म में। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। डेरिवेशन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, हमने आराम से कर लिया है। एक बार चलिए एक काम करते हैं, वापस से इसको हम एक रिवीजन फॉर्म में कर लेते हैं ताकि आपको फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर का मतलब है भाई, वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर रिलेशन बताता है केपी और टेम्परेचर के बीच एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने पढ़ा था भाई वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म में पढ़ा था ये वाली इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। जब हमने इसको लिया तो हमने इसको क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया टेम्परेचर की रेस्पेक्ट में प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर। तो हमने डिफरेंशिएट यहां पर फिर माइनस आर को कॉमन ले लिया, यहां से सॉरी कॉमन नहीं, हम ये कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे। एल एन के पी को कांस्टेंट लेके डी टी को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया, फिर आर टी को कांस्टेंट करके एल एन के पी को डिफरेंशिएट किया। ठीक है सर, इसमें फिर पूरे में हमने टी से मल्टीप्लाई कर दिया। टी से मल्टीप्लाई करने पर इस ये वैल्यू जो है वो किसकी होगी, हमारी डेल्टा जी नॉट की होगी, ठीक है। बाकी हमने सेम उतार दिया। फिर इसके बाद करने के बाद हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन देखी, वहां से हमने टी डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू को निकाला, जो है हमारी डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट। उस वैल्यू को उठाकर हमने यहां रख दिया, यहां रखने के बाद डेल्टा जी से डेल्टा जी नॉट गया, माइनस से माइनस गया, यहां से जो ओवरऑल रिएक्शन निकली वही हमारी क्या होती है, वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर होता है। फिर उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आई ये हमारी इंटीग्रल फॉर्म आ जाती है हमारी वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर की। उम्मीद करता हूं इतनी चीज समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा एक ही ऑलमोस्ट टॉपिक बचा है सर, वो है हमारा क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन या क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। उसको हम करते हैं अगले लेक्चर में, फिर ये हमारी ये यूनिट है वो हो जाएगी समाप्त। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। अभी इस लेक्चर को इधर ही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।